हाँ जी, सभी को नमस्कार। हमारी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स थी उसमें सेकंड जो इंस्टीट्यूट्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बात करेंगे आज इसकी। और जिसकी मेन जो बिल्डिंग है उसका भी फ़ोटो लिया गया है, जो एक तरह से हम यदि कहें तो ये इस बिल्डिंग में स्थापित हो गया है ये, और उसी की संकल्पना की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो बोर्ड है कैसी संस्था है, राजकीय या स्वायत्त शासी? पहला क्वेश्चन, स्वायत्त शासी है क्योंकि इसके क्या लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में भी नाम लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। ठीक है, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। दूसरा ये पूछा जाता है इसके अंदर ये प्रारंभिक शिक्षा में या माध्यमिक, तो नाम ही लिखा पड़ा है, देखिए आपके सामने, सेकेंडरी एजुकेशन। तो किसके अंतर्गत आएगी? माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। बात आती है कि ये बोर्ड का गठन कैसे किया गया, क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, ब्रिटिश काल की यदि हम बात करते हैं, उन्होंने हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बात की थी। एलिमेंट्री एजुकेशन इसलिए की थी क्योंकि उनको बाबू चाहिए थे काम करवाने के लिए, वो तैयार करते थे। आजादी के बाद हमारे सामने जो बड़ी समस्या आई वो माध्यमिक शिक्षा की, हमारे बच्चों को माध्यमिक शिक्षा नहीं मिल पा रही थी अच्छी गुणात्मक। इसलिए देखिए, एक आयोग का गठन किया गया माध्यमिक शिक्षा का उन्नयन करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में गठन हुआ, 53 में रिपोर्ट दी। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे, देखिए, चेन्नई विश्वविद्यालय के उपकुलपति, जिनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर साहब, और इसीलिए इसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं। तो इसकी संकल्पना की शुरुआत कहां से होती है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। (1952) में गठन होता है और 53 में रिपोर्ट आती है उनकी। इसी को कहा जाता है मुदालियर आयोग। याद रखना इस चीज को। परीक्षा का पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से आयोग ने बोर्ड के गठन की अभिशंसा की? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा का उन्नयन करने के लिए मुदालियर साहब को इसका अध्यक्ष बनाया था इस आयोग का, और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के उत्थान करने के लिए एक बात कही, और उन्होंने कहा अगर वास्तव में आप माध्यमिक शिक्षा देना चाहते हो बच्चों को, तो उसके लिए प्रत्येक राज्य में अपना एक बोर्ड होना चाहिए। उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित कर सके, उसका पाठ्यक्रम बना सके, उसकी परीक्षाओं का आयोजन करा सके। इनकी बात को मान लिया गया। तो राजस्थान के अंदर देखिए 3 साल बाद, या हम कह दें कि कुछ साल बाद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम बनाया गया। इससे प्रेरित होकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा एक्ट को हिंदी में कहते हैं अधिनियम। और ये जो अधिनियम बनाया गया 1957 में बनाया गया था, याद रखना। और इस अधिनियम की यदि हम बात करें तो इस अधिनियम के बारे में भी देखिए सवाल पूछ लिया जाता, कौन से गणराज्य वर्ष में था यह अधिनियम? क्योंकि संविधान लागू हुआ 1950 था, पहला गणराज्य वर्ष। तो गणना करते हुए आते हैं तो 57 कौन से में आ जाता है? गणराज्य वर्ष। 50 से गणना करते हैं तो कौन सा आता है? 8वां गणराज्य वर्ष। 8वें देखिए गणराज्य वर्ष में ये अधिनियम बना। तो ये अधिनियम संख्या कौन सा था उस साल का? और उस साल का ये अधिनियम संख्या था 42वां। अधिनियम नंबर कौन सा था? 42वां। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड का गठन किया गया किस अधिनियम के तहत? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957। उसके बाद देखिए जब अधिनियम बन जाते हैं, अधिनियम के बाद बनाई जाती है विनियमावली, यानी रूल्स। विनियमावली यानी नियमावली बनाई जाती है। नियमावली के अंदर ये सारी चीजें लिखी रहती है, इस एक्ट को लागू करने की बातें होती हैं। इस विनियमावली
1957 के अंदर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ था कि राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। कैसे कैसे किया जाएगा, पूरी नियमावली में डिटेल लिखी हुई है, कौन मेंबर होंगे, कितने साल का कार्यालय होगा, और इस नियमावली के अकॉर्डिंग राजस्थान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या कर दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है। और गठन कब होता है, 4 दिसंबर 1957 को। और जैसे ही बोर्ड का गठन हुआ तो उसका पंजीकरण कर दिया जाता है, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 जो नियम है उसके अंतर्गत इसका क्या होता है, पंजीकरण। अब आप कहेंगे सर 58 के नियम तो थे ही नहीं, 58 के नियम तो बाद में आए, तो उसका पंजीकरण बाद में ही होता है उसके अंदर। लेकिन स्थापना कब हो गई थी, 4 दिसंबर 1957 को की स्थापना कर दी जाती है। कहां पर की जाती है, जयपुर में, ये याद रखना भी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1957 में कहां पर की गई, जयपुर में की गई। तो ये इसकी संकल्पना के कुछ पार्ट थे। और देखिए मैं थोड़ा यहां उद्देश्य लिखा हुआ है, इसके आगे की कहानी लिख देता हूं। तो सबसे पहले देखिए हमारी कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, 1957 में अधिनियम भी आया और स्थापना भी हो गई, इसकी स्थापना, ठीक है। 1957 के बाद बात आती है 1961 में एक कमेटी का गठन किया गया, पी सत्यनारायण राव। पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने देखिए जो अभिशंसा की थी, सत्यनारायण राव जो समिति थी, इन्होंने कहा बोर्ड जयपुर में सही नहीं है क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर वाले बच्चों के लिए काफी दूर हो जाता है, इसलिए बोर्ड को तो देखिए ऐसी जगह होना चाहिए जो मध्य में हो और जो देखिए हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों की पहुंच में हो। इसलिए इस समिति की अभिशंसा पर बोर्ड को कहां स्थापित कर दिया, जयपुर से अजमेर में स्थापित कर दिया गया, अजमेर में स्थानांतरित या स्थापित। 57 में स्थापना होती है, कहां होती है 57 में, तो जयपुर में। लेकिन 61 में कहां पहुंच जाता है, ये अजमेर पहुंच जाता है पी सत्यनारायण राव समिति की अभिशंसा पर। इस तरह से ये आपके सामने 1 जनवरी 1961 से कहां कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है अजमेर में। तारीख कौन सी थी, 1/1/1961। 57 में कहां कार्य किया इसने, जयपुर। यानी 57 से लेकर 61 तक जो कार्य किया था, एक तरह से हम कहेंगे 60 तक जो कार्य किया था कुछ वर्ष, वो कहां पर किया था, इसने जयपुर में कार्य किया। अब बात देखिए आती है इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य क्या था। भाई जो बोर्ड बनाया गया है, ये बोर्ड क्यों बनाया गया, सीधा सा एक ही आंसर है इसके उद्देश्य में, माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन करना, माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन, गुणात्मक उन्नयन करना या उन्नयन करना, किसका, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इसका गठन किया गया। उन्नयन कह दो या उन्नयन कह दो, ठीक है ना। यानी क्वालिटी एजुकेशन देनी थी हमें माध्यमिक शिक्षा के, और माध्यमिक शिक्षा में क्वालिटी कब आ सकती है, जब उसके एक नियंत्रण बॉडी हो, 9वीं से लेकर 12वीं तक। तो ये तो था उद्देश्य। अब देखते हैं बोर्ड का गठन। बोर्ड का जो गठन किया गया है, इसके अंदर देखिए 4 प्रकार के सदस्यों को लिया गया है। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछ ली जाती है। कितने प्रकार के सदस्यों का जिक्र किया गया, 4 प्रकार के सदस्य। एक सदस्य तो आते हैं जिन्हें कहा जाता है पदेन सदस्य, एक्स ऑफियो। उसके बाद आता है इलेक्टेड, ये कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। उसके बाद देखिए अपने इसके अंदर जो आते हैं मनोनीत सदस्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉमिनेटेड या निर्दिष्ट मेंबर। और फिर है सहयोजित सदस्य, को-ऑप्टेड मेंबर। तो कहने का मतलब है टोटल यदि इन सदस्यों को जोड़ते हैं तो ये हमारे सदस्य कितने हो जाते हैं, 14। और उसके बाद हमारे पास आते हैं 20, कितने हो गए,
34 और 2 36, तो टोटल मेंबर कितने आ जाते हैं हमारे पास 36 मेंबर बोर्ड के। अब बात करते हैं पदेन जो सदस्य होंगे ये कौन, जो विभिन्न प्रकार के पदों पर सज्जित हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा का निदेशक, वो निदेशक जो महोदय हैं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बनेंगे, यहां क्या कहलाएंगे पदेन सदस्य। ऐसे देखिए हमारे बहुत सारे टेक्निकल वाले जो देखिए निदेशालय उनके भी लिया है ना। उसके अलावा देखिए हम देखेंगे 7 निदेशालयों से निदेशकों को लिया गया है इसमें मेंबर के रूप में। और हमारे देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण था, मैंने उनका नाम ले दिया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि ये जो बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा की है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक महोदय हैं वो है, यहां पर आप देख रहे हो क्या है पदेन सदस्य, जो इसके क्या कहलाते हैं उपाध्यक्ष भी कहलाते हैं। बोर्ड के उपाध्यक्ष में कौन होगा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के निदेशक जो भी होंगे इस पद पर। अब आप कहेंगे सर नाम क्यों नहीं बताते? क्योंकि पदाधिकारी बदलते रहते हैं इसलिए। अब आता है निर्वाचित सदस्य जिनके चुनाव होते हों। जैसे कॉलेज शिक्षा में एक चलती है सीनेट, और सीनेट द्वारा निर्वाचित एक सदस्य होगा। हर बार देखिए अब बदल बदल के यूनिवर्सिटी से एक एक मेंबर आएगा। ऐसे ही शिक्षक संघ होते हैं, वहां से भी एक व्यक्ति चुन के आएगा। ऐसे ही बाल परिषदें होती हैं, वहां से भी एक व्यक्ति चुन के आएगा। ऐसे कुछ समूहों से इलेक्टेड यानी निर्वाचित टोटल मेंबर कितने लिए जाएंगे? 7 विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा। फिर आता है नॉमिनेटेड या निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य देखिए यहां पर 3 होते हैं। एक मनोनीत सदस्य तो होता है इसका अध्यक्ष। इसका एक मनोनीत जो सदस्य होता है कौन होता है? अध्यक्ष होता है। उसकी संख्या कितनी है? 1। परीक्षा में पूछा जाए, अध्यक्ष होता है मनोनीत राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा मनोनीत है? राज्य सरकार। तो ये अपने पास आ जाते हैं मनोनीत सदस्य। किसके द्वारा मनोनीत? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। फिर आता है देखिए और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं राज्य सरकार। पहले इनकी संख्या काफी कम होती थी। आजकल राज्य सरकार अपने लोगों को, कितने लोगों को देखिए मनोनीत करता है? 17 लोगों को मनोनीत करता है। 2 लोग और होते हैं जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है हमारा, विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी अपने 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये आपके सामने है यहां अध्यक्ष, उसके बाद देखिए राज्य सरकार द्वारा, और उसके बाद विधानसभा। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए कोऑप्टेड 2 शिक्षाविदों को भी लिया जाता है, जो कैसे मेंबर कहलाते हैं? कोऑप्टेड सहयोजित सदस्य कहलाते हैं। कौन होते हैं? हमारे राज्य के प्रतिष्ठित शिक्षाविद। और इन शिक्षाविदों का चयन कौन करता है? सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, यदि हम इन शिक्षाविदों की बात करें तो देखिए जितने भी देखिए सदस्य हैं उन सदस्यों द्वारा इनको चुना जाता है। ये जो बाकी सदस्य हैं ये सारे मिलकर 2 शिक्षाविदों का चयन करते हैं, और 2 शिक्षाविद हमारे प्रदेश के अंदर देखिए अपना उच्च स्तरीय स्थान रखते हो। उन शिक्षाविदों को बाकी जो मेंबर है सब चुनते, कहते हैं कि इनको ले लीजिए, हमारे बोर्ड में इनसे लाभ होगा, क्योंकि शिक्षाविद हैं तो अच्छी राय तो देंगे। तो इस तरह से आप देखिए, बात है दिसंबर 2018 की, ना उसकी अक्टूबर 2018 की। अक्टूबर 2018 के अंदर राज्यपाल महोदय ने कहा था, कल्याण सिंह जी थे उस समय राज्यपाल, उन्होंने कहा था कि मेरे भी 5 सदस्य होने चाहिए। वो एक अस्थायी व्यवस्था की गई थी राज्यपाल द्वारा 5 सदस्यों की। मूल रूप से तो कितने सदस्य हैं? 36, और 5 सदस्यों की बात कही गई थी किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, कि भाई सबके मेंबर आ रहे हैं, सरकार के भी आ रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष की, तो मेरे क्यों नहीं है? वो भी होने चाहिए। अब आपके मन में आता है कि सर कितने लिखें? अभी तो देखिए मूलतः जो बोर्ड द्वारा जो जारी आदेश है उसमें जो सदस्य बताए गए हैं उनकी संख्या आज भी कितनी बताई गई है? 36 बताई गई है। आगे चलते हैं देखिए, और
इसके अंदर देखिए जो अधिवेशन किए जाते हैं साल में, देखिए इन सदस्यों के 2 अधिवेशन अनिवार्य हैं। 2 अधिवेशन याद रखना, एक सत्र प्रारंभ होने पर बुलाया जाए, एक सत्र देखिए समाप्ति पर। फरवरी मार्च के अंदर एक मतलब अधिवेशन बुला लिया जाए, एक सत्र शुरू होता है जैसे जुलाई में बुला लिया जाए। तो इनका भी प्रावधान किया गया है किसका, अधिवेशन बुलाने का। परीक्षा में पूछा जा सकता है कितने अधिवेशन बुलाए जाएं, तो सीधा सा अधिवेशन कितने बुलाए जाने चाहिए, 2 अनिवार्य हैं अधिवेशन इसकी, जिस पर चर्चाएं की जाए। गण पूर्ति के लिए कहा गया 1/3 सदस्य अनिवार्य हैं, अर्थात 1/3 को हम क्या कह सकते हैं, 33% लोग यदि 36 के 33%, 36 के 1/3 सदस्य यदि मीटिंग में नहीं आते हैं, अधिवेशन में नहीं आते हैं, गण पूर्ति के अभाव में उसे क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए गण पूर्ति भी इसमें रखी गई है। 3 पदाधिकारी होते हैं इसके अंदर, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक इसका सचिव। तो उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड के अधिकारी। बोर्ड के अधिकारी कितने बताए गए, 3 बताए गए हैं। एक कौन होता है, अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव। अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं, कैसा सदस्य था अध्यक्ष, निर्दिष्ट या मनोनीत। सरकार द्वारा देखिए 3 लोगों के नाम प्रस्तुत किए जाते हैं और उन तीनों में से बोर्ड के सदस्यों द्वारा देखिए किसी एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। एक कमेटी बनेगी, कमेटी द्वारा 3 व्यक्तियों को चुना जाएगा और उनमें से किसी एक व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये तो है सरकार द्वारा मनोनीत। दूसरा उपाध्यक्ष, ये पदेन होता है। भाई बात मैंने की थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया भी था। पदेन कौन होगा, माध्यमिक शिक्षा का निदेशक, निदेशक महोदय, ठीक है ना। और फिर आता है उसके बाद सचिव, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता। कौन होता, आरएस अधिकारी। वर्तमान में कौन है, इसलिए मैं इन तीनों के नाम नहीं बता रहा, क्योंकि जब आप पढ़े शायद उस समय ये बदल चुके हो नाम। इसलिए जो भी पद पे रहे आप, उस समय जब आप पढ़ रहे हैं उस समय आप खुद देख लीजिए, आपको इनके नाम मिल जाएंगे बोर्ड की साइट के ऊपर। तो आरएस कौन होगा ना, वो सचिव कौन होगा, आरएस होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक। अध्यक्ष कौन होगा, सरकार द्वारा मनोनीत। ये तीनों काम क्या करते हैं, तीनों की यदि हम काम की बात करें, अध्यक्ष का पहला काम होता है अध्यक्षता करना। अध्यक्षता करना किसकी, बोर्ड के जब अधिवेशन हो, मीटिंग हो, उसकी अध्यक्षता करना। दूसरा काम देखिए इनका जो महत्वपूर्ण काम है, अध्यक्षता के साथ साथ निर्णायक मत देना। मत देना, कभी ऐसा हो जाए कि 10 एक तरफ हो गए और 10 एक तरफ हो गए। अब देखिए बहुमत किसी का नहीं है, 10 एक तरफ और 10 एक तरफ। अब ये व्यक्ति जो अध्यक्ष है ये वोट दे सकता है। मान लीजिए इसको वोट दे देता है तो ये जीत जाएगा, अगर इसको वोट दे देता है तो ये जीत जाएगा। इसलिए कैसा वोट देने का अधिकार दिया गया इनको, बराबर मत आने पर निर्णायक मत देने का अधिकार केवल अध्यक्ष को होता है और ये अध्यक्षता करता है अपनी जो भी मीटिंग होती है। दूसरा देखिए आता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का रोल जब होता है जब अध्यक्ष नहीं हो, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। कई बार क्या है कि अध्यक्ष ये देखिए अध्यक्ष की यदि बात करें, इसका कार्यकाल कितना होता है, या पूरी कमेटी का यदि हम बात करें 3 वर्ष होता है इसका कार्यकाल। बोर्ड के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने साल का रखा गया, 3 वर्ष का। याद रखना इस चीज को। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में क्या करना, अध्यक्षता करना बस। और जो व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा वही निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है। सबसे महत्वपूर्ण रोल, सारा बोर्ड इसके चारों ओर घूमता है और वो होता है इसका सचिव, सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी जो बनेगा वो किस पद का बनेगा, आरएस पद का। देखिए यहां पर आने पर सेक्रेटरी कहलाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इसके कार्य,
और कार्यों को मैं क्रम से लिख रहा हूं। नंबर 1 याद रखना, सबसे पहले बैठक का एजेंडा, एजेंडा तैयार करना, ठीक है ना, तैयार करना, यानी हमें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है उसका एजेंडा। दूसरा काम, बैठकों को बुलाना, कब कब बैठक होंगी उसकी कार्य योजना बनाना, एजेंडा या कार्य योजना। बैठक बुलाना, बैठक बुलाना किसकी? बोर्ड की बैठक भाई। तीसरा काम देखिए, जितनी भी बैठक होंगी, जितनी भी बैठक होंगी उन बैठकों के अंतर्गत, जो भी बैठक होंगी उनमें ये भाग लेगा, बैठकों में भाग लेना, प्रत्येक बैठक में भाग लेगा, क्योंकि इसके बिना तो चलेगी नहीं बैठक सारी। देखिए कार्य योजना यही, लेकिन भाग तो लेगा, बोल नहीं सकता कुछ भी। इसे मत देने का और बोलने का अधिकार नहीं है, या हम ये कह सकते हैं मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। किसको? सचिव महोदय को। बैठकों में भाग ले सकता है, अच्छा बोल सकता है भाई, संबोधन कर सकता है, संबोधन में अपना भाषण बता सकता है, कार्य योजना बता सकता है, पूरा लेखा जोखा भी यही रखेगा। बोर्ड के कार्यों का लेखा जोखा भी यही रखता है, लेखा जोखा रखना। 4 नंबर। अब समझ लीजिए, बोर्ड की बैठकें बुलाना, उनकी कार्य योजना बनाना, उनका एजेंडा तैयार करना, बैठकें बुलाना, बैठकों में भाग लेना, पूरा लेखा जोखा रखना, जो कुछ कार्य किए हैं एक बोर्ड के अंदर, लेकिन बस इसको मत देने का अधिकार नहीं दिया है। मत कौन देंगे? वोट करने का अधिकार केवल इसके मेंबर्स को ही दिया गया, बाकी किसी को नहीं दिया गया। और अब इसके बाद लेकिन पदाधिकारियों के बाद जो हम देखते हैं वो आता है इसके अंदर बोर्ड की समितियां। बोर्ड के अंदर देखिए काम करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं। कुछ समितियां मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक तो है पाठ्यक्रम बनाने वाली समिति। क्या काम करेगी ये समिति? पाठ्यक्रम बनाएगी। दूसरा देखिए परीक्षा समिति। अब परीक्षा समिति में बहुत सारे काम होते हैं। आवेदन भरवाने का काम, ठीक है ना, यहां से शुरू हो जाता है। आवेदन के बाद उन आवेदनों को मुलाना, उनके प्रवेश पत्र जारी करना, और उसके बाद देखिए ये सब करने के बाद अगर परीक्षाओं का आयोजन करवाना, प्रश्न पत्र बनाना, उनकी गोपनीयता बनाए रखना, फिर कॉपियों को मंगाना, फिर उनकी जांच करना। फिर आती है पाठ्यचर्या समिति। 2 चीज अलग अलग होती है भाई। पाठ्यक्रम तो होता है सिलेबस जो किताबों में है, और पूरे बोर्ड द्वारा जो करिकुलम तैयार किया जाता है उसको कहते हैं पाठ्यचर्या समिति। और देखिए समिति मान्यता, मान्यता जो दी जाती है 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को, या स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम भी इसी समिति का है। फिर आता है मूल्यांकन समिति, फिर आता है पैसों का लेखा जोखा रखने वाली, और आजकल ये नई समिति का गठन कर दिया गया आवेदन पत्र, क्योंकि अब बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि आवेदन बहुत अधिक। पहले 6 समितियां थी, अब जो समितियां हैं उसकी 7, और विशेष कार्य आने पर कोई विशेष समिति का गठन भी किया जा सकता है। आज के दिन 7 समितियां हैं, पहले 6 थी, अब कितनी होगी? 7। और इन 7 समितियों द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, और वो कहलाते हैं बोर्ड के कार्य एवं दायित्व। तो याद रखना, जितनी समिति उतने कार्य, जितनी समिति उतने ही कार्य होंगे समितियों के द्वारा। और प्रत्येक समिति का देखिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन समितियों द्वारा, और उनको कार्य किया जाता है, उनका एक सेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है, पूरा उसका कमरा भी होता है, और वो कार्य को करते रहते हैं। और साल भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। और सबसे महत्वपूर्ण आते हैं बोर्ड के जो दायित्व हैं, कार्य एक एक करके मैं समझा रहा हूं आपको। सबसे पहला कार्य देखिए यहां दे रखा, मान्यता समिति द्वारा किए जाने वाला मान्यता। लिख लेना चाहे इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक मान्यता। दूसरा क्रमोन्नत का काम भी इसी का है।
स्कूलों को क्या करना, 10वीं से 12वीं तक करना, क्रमोन्नत करना का काम भी इसी समिति का है। ठीक है भी। और देखिए पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का निर्माण, ये तो होता है करिकुलम और ये होता है सिलेबस। करिकुलम जो होता है बहुत बड़ा होता है और सिलेबस उसका भाग होता है पाठों का क्रम। ये क्या है, पाठों का क्रम, पाठ्यक्रम। अब देखिए पहले तैयार होगा पाठ्यचर्या करिकुलम और उसके बाद जो तैयार होगा वो क्या होगा, पाठों का क्रम, जिसको हम कहते हैं पाठ्यक्रम। निर्माण के लिए स्पष्ट कहा गया, एमएचआरडी या शिक्षा मंत्रालय के निर्देश हैं 80% तो पाठ्यक्रम होगा एनसीईआरटी की किताबों से, 20% पाठ्यक्रम हो सकता है अपना स्टेट का RSCERT से, ठीक है ना, अपने स्टेट का। अब देखिए एक चीज और आती है निकल के, किसका होगा, राजस्थान का। 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम बनाता था पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, लेकिन दिसंबर 2018 से ये काम दे दिया गया RSCERT को। दिसंबर 2018 से पाठ्यक्रम कौन बना रहा है, 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम। बोर्ड नहीं बनाता, बोर्ड सहयोग करता है अब इसमें, और पाठ्यक्रम निर्माण की जिम्मेदारी RSCERT की, यानी 1ली से 12वीं तक का पाठ्यक्रम सारा वही बनाएगा। पाठ्यक्रम बनाने के लिए जो अनुपात रखा है 80% एनसीईआरटी का और 20% जो होगा वो हमारे स्टेट का। जैसे राजस्थान अध्ययन की एक किताब चलाते हैं हम, तो हमारे स्टेट का पाठ्यक्रम है। और चलो बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्य। अब परीक्षा संबंधी कार्य देखिए एक कार्य नहीं होता है, मैंने सारे कार्यों को लिखा। आवेदन पत्र भरवाना, ये बहुत बड़ा कार्य, आजकल तो ऑनलाइन भरने लग गए। फिर उनकी जांच भी होती है। संचालन किसका, बोर्ड परीक्षाओं का, यानी बोर्ड परीक्षाएं करवाना, और इसी बोर्ड परीक्षा में उन कॉपियों की जांच करवाना, मूल्यांकन। संचालन में पेपर करवाना, पेपर करवाने के बाद कॉपियों को वापस बुलाना, वापस बुलाने के बाद देखिए बहुत ज्यादा काम होता है, और फिर बात उसके कोडिंग की जाती है और अलग अलग परीक्षकों के पास भेजी जाती है। और जैसे ही परीक्षकों से वापस परिणाम आते हैं तो परिणाम को एग्जाई किया जाता है, और एग्जाई करने के बाद उसका रिजल्ट जारी किया जाता है, और रिजल्ट के बाद उसका क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र। इतने सारे काम किए जाते हैं, 5 काम और कहलाते हैं परीक्षाओं का आयोजन करना। अब आप देख लीजिए कौन कौन सी परीक्षा करवाता है। 10वीं बोर्ड परीक्षा, 12वीं बोर्ड परीक्षा, ठीक है ना। 10वीं संस्कृत में क्या कहते हैं, प्रवेशिका। 12वीं क्या कहते हैं उसको, वरिष्ठ उपाध्याय। 1 2 नहीं है, ये 4 होने के बाद देखिए फिर होता व्यावसायिक शिक्षा, 9वीं से लेकर 12वीं तक की वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की VE, इनकी परीक्षाओं का आयोजन। उसके अलावा पहले 8वीं बोर्ड की भी ये करवाता था, अब नहीं करवा रहा। 2019 से पंजीयक को दे दिया गया, देखिए परीक्षाओं का दायित्व। अब यदि हम बात करें 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं इसके पास नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी परीक्षा और दे रखी है जिसको हम कह देते हैं रीट परीक्षा। और भी देखिए इसको जो परीक्षाएं दी गई हैं वो विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति की परीक्षाएं भी दी गई हैं, लेकिन उनको हम यहां नहीं लिखेंगे। केवल हम बोर्ड से संबंधित जो कार्य थे 10वीं 12वीं फिर 10वीं फिर 12वीं फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक की वोकेशनल एजुकेशन की परीक्षा, और फिर रीट, इसको क्या कहा जाता, RTET भी कहा जाता पहले। इन सारी परीक्षाओं का आयोजन की जिम्मेदारी इसकी है। प्रकाशन संबंधी काम, बोर्ड द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसका नाम स्पष्ट लिखा है, राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका। इंग्लिश में कहा जाता है द राजस्थान बोर्ड जर्नल ऑफ एजुकेशन।
तो मैंने एक जो किताब ली है, नीचे लिखा राजस्थान शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, और यहां से देखिए किताब प्रकाशित होती है। और ये किताब कैसी है, क्वार्टरली है, त्रैमासिक। त्रैमासिक पत्रिका किसकी, हिंदी की है। ये क्या छपता है इसके अंदर, इसमें बोर्ड के देखिए विभिन्न प्रकार के आदेश, नियमावली, सुधार, जो कुछ भी किया जाता है वो सारी इस पत्रिकाओं में छपता है। और बोर्ड की सूचनाओं का भी प्रचार और प्रसार इससे किया जाता। इसके अलावा और प्रकाशन किसका करता, अंक तालिका और माइग्रेट सर्टिफिकेट का प्रकाशन की जिम्मेदारी भी किसकी है, बोर्ड की। तो ये तो थे प्रकाशन। अगर हम बात और करें इसके प्रकाशन की भी, यदि हम बात करते हैं तो इस किताब देखिए ज्यादा पुरानी ये किताब नहीं है, बोर्ड ने अभी चालू की थी ये किताब जो त्रैमासिक है। और देखिए अब कुछ पुरस्कार योजनाएं, एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुई है, 2012 से प्रारंभ। ठीक है भाई। अब सुन लीजिए, इसमें पात्रता कौन होगी, अपने माता पिता की इकलौती लड़की हो, एकल, या 2 लड़कियां हो अपने माता पिता की, उन लड़कियों को पुरस्कार दिया जाएगा। अपने माता पिता की एकल या 2 लड़कियां हो, लड़का नहीं होना चाहिए, बस ये है इसकी पात्रता। ऐसी लड़कियों को जिला स्तर के ऊपर देखिए, उन लड़कियों को इनाम जो दी जाएगी, कितनी इनाम दी जाएगी, 11,000 रुपए दिए जाएंगे जिला स्तर के ऊपर। कितने रुपए दिए जाएंगे उसको, जिला स्तर पर 11,000, चाहे वो 10वीं हो चाहे वो 12वीं में हो, 11,000 रुपए का इनाम। और राज्य स्तर पर देखिए, यदि वो बच्ची, ये किसमें है, 10वीं और 12वीं दोनों में है। फिर आता है राज्य स्तर पर, यदि ये बच्चियां जो अपनी बोर्ड परीक्षा में बैठ रही हैं, इनके लिए देखिए एक ही मुश्त है, एक ही बार दिया जाएगा। 10वीं वाली बच्ची को तो देखिए राज्य स्तर पर जो मेरिट में आती है, पहला स्थान होता है उसका, तो उसे कितने, 31,000 रुपए। और 12वीं वाली जो बच्ची है, उस बच्ची को दिए जाएंगे 51,000 रुपए। तो एकल या द्विव जो बालिकाएं हैं अपनी माता पिता की, या तो एक लड़की हो या 2 लड़कियां हो, उनके लिए पुरस्कार की योजना है। उसके बाद देखिए एक नई योजना और चालू की है, 2017-18 से प्रारंभ। ठीक है भाई, है ना, 17-18 से कौन सी योजना, पुरस्कार योजना। कौन सी योजना है, पुरस्कार योजना। और 3 पुरस्कारों का देखिए अपने यहां, एक तो शिक्षा रत्न, दूसरा कला रत्न और एक खेल रत्न। शिक्षा रत्न पुरस्कार तो दिया जाएगा टीचर को, और कला रत्न या हम कह दे खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा विद्यार्थी को, बच्चे को। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए। शिक्षा रत्न पुरस्कार जिसको दिया जाएगा उसकी राशि है 1 लाख रुपए, और कला रत्न जो पुरस्कार दिया जाएगा उसकी राशि है 51,000 बच्चे को दिया जाए। खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, उसमें भी राशि कितनी है, 51,000 रुपए, यानी टीचर को 1 लाख रुपए, और एक ही टीचर को मिलेगा 1 साल में। ऐसे ही विद्यार्थी, 2 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जो बोर्ड परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन बच्चों को कला के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र के अंदर पुरस्कार देखिए। और देखिए एक बहुत ही अच्छा पुरस्कार, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, STSE, इसे कहा जाता है स्टेट राज्य टैलेंट प्रतिभा, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, खोज परीक्षा, और अंग्रेजी में हम कहते हैं STSE। और ये जो परीक्षा होती है, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, ये कौन से स्तर पर होती है, 10वीं के स्तर पर। आवेदन निकलते हैं और फॉर्म भरे जाते हैं इसके अंदर, और बच्चा इस परीक्षा में बैठता है, और बैठने पर उस बच्चे को देखिए क्या दी जाती है, इनाम दी जाती है। इसके अंदर इनाम जो दी जाएगी, 20 बच्चों को इनाम, और 20 बच्चों की यदि हम बात करें, जो पहला स्थान प्राप्त करेगा उस बच्चे को मिलेंगे 4,000 रुपए, और 19 जो बच्चे बच गए उन बच्चों को दिए जाएंगे 2,000 रुपए स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाते हैं। इसी तरह कक्षा 12वीं में देखिए,
दो परीक्षाएं होती हैं। एक तो साइंस वाले बच्चों के लिए गणित और विज्ञान, इसलिए कहा गया राज्य गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा, इसमें भी वही 20 बच्चे। इसी तरह से हमारे आर्ट और देखिए कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है 12वीं कक्षा के अंदर, और उसमें जो पुरस्कार किया गया वही देखिए, पहला स्थान वाले को 4,000 रुपए, और जो 19 बच्चे बच गए उनको कितना दिया जाएगा, 2,000 रुपए, प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ये कौन सी योजना थी, ये थी STSC, ऐसे भारत सरकार ने भी चला रखी है, NTSC, एस की जगह क्या कर रखा है, एन का मतलब होता है नेशनल। और वो परीक्षा का आयोजन देखिए जो करवाया जाता है RSCRT द्वारा करवाया जाता है, वो भी देखिए छात्रवृत्ति योजना है। और देखते हैं योजनाएं, देखिए विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन, ये परीक्षा में पूछा गया है, हेडमास्टर की परीक्षा में पूछा गया था। विद्यार्थियों की प्रतियोगिता परीक्षाएं भी करवाई जाती है, 3 स्तरों पर करवाई जाती है। पहला जो स्तर होता है ब्लॉक स्तर, दूसरा होता है जिला स्तर, तीसरा होता है राज्य स्तर पर। 3 स्तरों पर परीक्षाएं की जाती हैं, और तीनों स्तरों पर जो बच्चा पहले नंबर पर आता है ब्लॉक पर, उसे इनाम दी जाती है 400 रुपए। जिले में जो बच्चा आता है उसको 1500 रुपए, और राज्य स्तर पर जो देखिए पहला स्थान प्राप्त करता है उस बच्चे को कितनी इनाम दी जाती है, 2500 रुपए। हो सकता है इनकी राशि सरकार बढ़ा दे कभी भी। तो ये बाद की बातें हैं। कितनी प्रतियोगिताएं होती है, 5। पहली प्रतियोगिता याद रखना, इन 5 के नाम, निबंध प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता, और प्रश्नोत्तरी, और उसके बाद चित्रकला, और उसके बाद एकल गीत। याद रखना कितनी विद्यार्थियों की देखिए सृजनात्मक प्रतियोगिताएं कितनी होती है, 5 प्रतियोगिताएं होती हैं। और इन 5 प्रतियोगिताओं में सबसे पहले ये आयोजित की जाएगी खंड स्तर पर। खंड पे जो बच्चे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त करेंगे वो बच्चे आते हैं, और खंड से देखिए फिर ये बच्चे कहां पर आते हैं, जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर भी 3 बच्चों को चुना जाता है। उसके बाद जो हर जिले में जो पहला स्थान प्राप्त करता है वो बच्चे कहां जाते हैं, राज्य स्तर पर, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाते हैं, और वहां उनकी परीक्षा होती है। 33 जिलों से 33 बच्चे आते हैं, उनमें से एक बच्चे को फर्स्ट चुना जाता है। अच्छा, एक बात है, प्रत्येक में एक एक बच्चा चुना जाएगा, ऐसा नहीं कि इन 5 में से एक, नहीं, प्रत्येक में से। यहां देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ठीक है ना। अब टीचर्स की भी होती है ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं। शिक्षकों की सृजनात्मक, यहां शिक्षकों की होती है 3 स्तर होते हैं, 2 बच्चों की थी 5 स्तर होते थे 3। तो यहां पर यदि हम बात कर रहे हैं देखिए टीचर्स की, कितनी चीजों में, एक तो यहां पर पत्र वाचन करवाया जाता है, दूसरा पढ़वाया जाता है, और तीसरा निबंध लिखवाया जाता है, लेख प्रतियोगिता। 3 प्रतियोगिताएं होती हैं यहां पर, और कितने स्तर पर होती है, सबसे पहले होती है जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर चुना जाता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लोगों को इनाम दी जाती है। जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम दी जाती है 2,000 रुपए। यहां से जो पहले नंबर पर आएगा उसको भेजा जाता है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से एक एक आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3, और वो जो ना हो 33, उन 33 में से चुना जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्रत्येक में से एक एक, और जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम दी जाती है 5,000 रुपए। फिर कह रहा हूं यहां भी राशि देखिए बढ़ाई जा सकती है राज्य सरकार द्वारा, ठीक है ना। तो कितनी प्रतियोगिताएं हैं, याद रखना 3 प्रतियोगिता, वहां 5 थी, स्तर कितने हैं, 2। कौन कौन से स्तर, जिला और राज्य। जिले पे फर्स्ट 2,000 रुपए, राज्य में फर्स्ट 5,000 रुपए, ठीक है ना। और देखिए प्रतियोगिताएं, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, यहां पर भी देखिए एक नया कार्यक्रम चलाया गया है। विज्ञान के अंदर बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए, उनके प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए, उन पे विज्ञान से संबंधित देखिए नई नई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नाम क्या है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम। और देखिए विद्यार्थी सेवा केंद्र, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। 2001 के बाद जो भी बच्चा है
उसकी अंक तालिकाएं अब जिला स्तर पर मिलेंगी। जिला स्तर पर किसके माध्यम से? विद्यार्थी सेवा केंद्र। ये कहां स्थापित किए गए? पहले तो करे थे संभाग लेवल पर, आज कहां पर है? जिला स्तर पर है। ये प्रत्येक जिले में एक स्कूल को जिम्मेदारी दी गई है और उसका एक प्रभारी बनाया गया। उस केंद्र को कहा गया विद्यार्थी सेवा केंद्र। और यहां 2 प्रकार की सेवाएं मिलती हैं बच्चों को। एक तो उनकी डुप्लीकेट अंक तालिका और एक उनका डुप्लीकेट प्रमाण पत्र, जो माइग्रेट सर्टिफिकेट कहलाता है। अब बच्चे को अजमेर आने की आवश्यकता नहीं, अपने जिले में विद्यार्थी सेवा केंद्र से ये ले सकता है। क्या क्या ले सकता है? 2001 के बाद की अंक तालिका, मार्कशीट। और क्या ले सकता है? प्रवचन प्रमाण पत्र, है ना, ये चीजें ले सकता है। कहां पर? जिला स्तर पर ये खोल दिए गए। प्रत्येक जिले में एक है, जयपुर में 2 हैं, क्योंकि बड़ा है ना जिला, इसलिए एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एक शहरी क्षेत्र के लिए। अब आप देखिए कैरियर परामर्श सामग्री, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कैरियर परामर्श सामग्री उपलब्ध कराई है। ये सामग्री जो तैयार की थी 2014 में। कितने नामों से है ये सामग्री? 4 नामों से तैयार की गई है। दिशा जो देता है व्यवसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी, यानी ये दिशा बताता है आपको कौन कौन से व्यवसायों में जा सकते हो, उसकी पूरी जानकारी। उसके बाद देखिए दिशा के साथ साथ जो अपने यहां पर दी गई है वो क्या दी गई है? दृष्टि। और दृष्टि की यदि हम बात करें तो यहां पर भी देखिए प्रमुख रूप से जो बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है? तो यानी हम ये कह सकते हैं मार्गदर्शिका है, ये रोजगार से संबंधित मार्गदर्शिका। क्या है ये? रोजगार की जानकारी देने वाली। यहां तो रोजगार है, इसमें व्यवसाय, व्यवसायों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि रोजगार के कौन कौन से रोजगार में आप भाग ले सकते हैं, उनकी मार्गदर्शिका। गार्गी, ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनकी योजनाएं हैं। बालिका शिक्षा की सारी योजनाएं हैं इसकी, जो 2014 तक चल रही थी, वो सब है। फिर उसके बाद आता है प्राइम। ये भी देखिए रोजगार के अंदर ही कार्य करती है, रोजगार। तो अब आप समझ गए, ये भी रोजगार को बताता है, ये भी रोजगार को, और ये भी रोजगार। व्यवसाय भी क्या है? रोजगार है। लेकिन बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सामग्री का नाम क्या रखा? गार्गी। और बाकी तीनों रोजगार, दिशा, दृष्टि और प्राइम। और इस तरह से अपना ये टॉपिक समाप्त हो जाता है, जिसका नाम था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद सभी।